नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया का इस्तीफा 3 साल की मोदी सरकार में सबसे बड़ा इस्तीफा है। पनगड़िया ने इसके लिए भले ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने अवकाश को आगे न बढ़ाए जाने को वजह बताया हो, लेकिन असल में वजह कुछ और है। और अपनी इसी खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि अरविंद पनगड़िया के इस्तीफे की असल वजह क्या हो सकती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट। पीएम के चहेते ने क्यों दिया इस्तीफा? पनगड़िया ने दबाव में दिया इस्तीफा। सरकारी दखलंदाजी से थे परेशान। पहले रघुराम राजन, अब अरविंद पनगड़िया। देश के 2 जाने माने अर्थशास्त्रियों ने सरकारी जिम्मेदारी छोड़कर एकेडमिक्स में लौटने का मन बनाया है। रघुराम राजन के लौटने के पीछे सरकार के साथ मतभेद को वजह माना गया, तो पनगड़िया के फैसले के पीछे भी जानकार कुछ ऐसा ही मानते हैं। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के चहेते अरविंद पनगड़िया पर क्या दबाव था, जिसने उन्हें नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। सत्ता के गलियारों में पनगड़िया और सरकार के बीच टकराव को लेकर कभी जिक्र नहीं हुआ, लेकिन हम आपको बताते हैं पनगड़िया के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी। रीजन नंबर 1, पिछले साल 8 नवंबर को देश में नोटबंदी लागू हुई। सरकार के इस सबसे दिलेर कदम के साथ अरविंद पनगड़िया नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस फैसले से ईमानदार टैक्स पेयर्स को बड़ा झटका लगेगा। उनका कहना था कि कुछ नियम बनाए जाएं, जिसमें 2.5 लाख तक की इनकम वाले लोगों और महिलाओं को छूट दी जाए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने पीएमओ को चिट्ठी भी लिखी, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट ने 2 लाख से ऊपर सभी लोगों को अपनी जद में ले लिया। रीजन नंबर 2, नीति आयोग में रहते हुए अरविंद पनगड़िया को आरएसएस की दखलंदाजी से भी 2-4 होना पड़ा। स्वदेशी जागरण मंच, जो कि आरएसएस का एक विंग है, लगातार अरविंद पनगड़िया के कामकाज पर सवाल उठाता रहा। इस संगठन ने एग्री और हेल्थ को लेकर बनाई गई नीति आयोग की योजनाओं को कटघरे में खड़ा किया। पनगड़िया पर यह भी आरोप लगे कि वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ध्यान में रखकर पॉलिसीज तैयार करते हैं। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद सरकार का कोई भी मंत्री या मोदी खुद उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। रीजन नंबर 3, जर्मनी में सितंबर 2016 के G20 सम्मेलन में अरविंद पनगड़िया को शेरपा बनाकर भेजा गया था। उन्होंने वहां जाकर ये ऐलान किया कि जलवायु को लेकर पेरिस एग्रीमेंट में भारत अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसके ठीक 1 महीने बाद अक्टूबर 2016 में पीएम मोदी ने एग्रीमेंट में बदलावों का ऐलान कर दिया। ये ऐलान पनगड़िया को झकझोरने वाला था। रीजन नंबर 4, अरविंद पनगड़िया यूनिवर्सल बेसिक इनकम पॉलिसी के खिलाफ थे, लेकिन अरविंद सुब्रमण्यम इसे लागू करना चाहते थे। पनगड़िया का कहना था कि 130 करोड़ की बड़ी आबादी के लिए इनकम फिक्स करना बहुत मुश्किल है। इससे सरकार पर करीब 16 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। रीजन नंबर 5, अरविंद पनगड़िया को हालांकि कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कभी किसी कैबिनेट की बैठक में नहीं बुलाए जाते थे, जबकि इससे पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया हर कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अरविंद पनगड़िया ने इस्तीफा दिया। हालांकि उनका जो रीजन है इसको लेकर कुछ और ही है कि वो दोबारा से एकेडमिक्स की तरफ लौटना चाहते हैं, लेकिन हकीकत शायद कुछ और ही यहां पर सामने निकल कर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ इस पूरी खबर पर और बातचीत करने के लिए इनपुट एडिटर जी बिजनेस राजेश सिंह जी हैं। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो हमें बताएंगे कि आखिरकार फिलहाल इस पूरे बड़े रेजिग्नेशन के बाद सियासी गलियारों में कैसी हलचल है, क्या खबरें सामने आ रही है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी महाजन, नेशनल को कन्वीनर स्वदेशी जागरण मंच हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजेश जी, आपने इनफैक्ट अरविंद पनगड़िया से अभी रिसेंटली इंटरव्यू भी किया है। हालांकि वो तो बहुत सारे अलग इश्यूज पर था। अरविंद पनगड़िया का इस तरीके से रिजाइन करना, क्या आप इसको दबाव मानते हैं या इसके पीछे कुछ और स्टोरी? हालांकि कई सारे खबरें और हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई है कि वजह क्या क्या हो सकती है। देखिए, सबसे पहले हम ये अरविंद पनगड़िया ने जो रीजन दिया है कि उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से जो लीव थी उसको बढ़ाने से इनकार कर दिया। ये बहुत ही
सही नहीं लगता है, क्योंकि आप देखिए कि यूएस की कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, वो अगर चाहेगी कि उसका कोई आदमी सरकार में इतने बड़े पोस्ट पे हो, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट की हमेशा से ये इंटेंशन रहती है कि वो दूसरे गवर्नमेंट की सरकार में पॉलिसी लेवल पे क्या हो रहा है उसकी जानकारी उसे मिलती रहे। तो ये योजना आयोग या जैसे नीति आयोग जैसे बड़े संस्था के डिप्टी चेयरमैन थे, उसको हेड कर रहे थे, तो यहां से उनको सबसे ज्यादा अच्छा मिलती जानकारी। तो ये बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं लग रहा है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी तो वो एक्सटेंशन ना देती पनगड़िया जी को इस चीज़ में लेने के लिए। लेकिन जो जैसा कि हमने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि डिफरेंसेस सरकार से उनके होने शुरू हो गए थे। वो मोदी के बहुत शुरुआत से समर्थक रहे हैं। जब मोदी की चीफ मिनिस्टर से, तब भी वो मोदी के सारे पॉलिसीज का कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहते हुए भी काफ़ी बड़ाई करते थे, और शायद इसीलिए मोदी ने उन्हें हैंड पिक करके यहाँ पे लाया नीति आयोग का चेयरमैन बना के। लेकिन पिछले साल में, यानी आप देखिए जनवरी ऑनवर्ड्स, जो डिफरेंसेज उनके सरकार से होने लगे शुरू हुए, वो सबसे पहला हुआ डिमोनेटाइजेशन पे। डिमोनेटाइजेशन पे उन्होंने पीएमओ में चिट्ठी लिखा जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि टैक्स पेयर्स को हैरास किया जा रहा है। डिमोनेटाइजेशन वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया था कि जो खासकर महिलाओं को 2.5 लाख तक रुपया जो डिमोनेटाइजेशन के दौरान जमा किए हैं उन पे कोई क्वेश्चनिंग ना हो। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 लाख से 5 लाख तक के जितने पैसे जमा हो रहे थे उन सारे के डिटेल्स मांग रहे थे। दूसरी तरफ उन पे ये भी आरोप लगता रहा डिफरेंट आरएसएस एफिलिएट्स का कि वो कॉर्पोरेट्स की पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो इन सभी चीजों को लेकर आप देखिए तो पिछले जनवरी से लेकर अब तक के बीच में काफी डिफरेंसेज हो गया था, और शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके चलते वो सरकार से नीति आयोग के पद से इस्तीफा देकर वापस एकेडमिक्स में चले गए। मतलब कह सकते हैं कि दखलंदाजी या उनको खुला मंच नहीं मिल रहा था काम करने के लिए, इसलिए अरविंद पनगड़िया ने सोचा बेटर रहेगा कि मैं कंटिन्यू ना ही करूं। आलोक प्रियदर्शी से बात करते उसके बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आलोक, मोदी के चहेते रहे अरविंद पनगड़िया, राजेश जी ने भी जिक्र किया है 2013 में पनगड़िया ने मोदी के गुजरात मॉडल की जमकर तारीफ की थी। उद्योग, कृषि समेत गुजरात के ओवरऑल विकास के बारे में खुलकर भी लिखा था, हैंडपक किया था मोदी जी ने अरविंद पनगड़िया को। फिलहाल वहां पर जहां जगह पर आप खड़े हैं वो गढ़ है, वहां पर कैसी खबरें सामने आ रही है कि अरविंद पनगड़िया आखिरकार क्यों गए हैं, क्यों इस्तीफा उन्होंने दिया है? देखिए, अभी सरकारी गलियारों में क्या खबरें चल रही हैं वो बताऊं मैं आपसे पहले, लेकिन 2 चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा इसमें। नीति आयोग की छवि ऐसी बन गई थी, एंटी पुअर एंटी फार्मर। 2 इश्यूज थे जिस पर सरकार को कई बार कह सकते हैं कि काफ़ी झेप महसूस हुई थी। एक तो जीएम क्रॉप को लेकर अगर बात करें तो लगातार जीएम क्रॉप के जो जितने भी विरोधी हैं वो सामने आते रहे, लेकिन नीति आयोग का जीएम क्रॉप को लेकर काफ़ी एक तरह से कहें फ्लेक्सिबल अप्रोच था, एक तरह से सपोर्ट था जीएम क्रॉप को लेकर, वहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंसेस हुए। इसके अलावा जो दूसरा इशू था एग्रीकल्चर इनकम को लेकर, एग्रीकल्चर इनकम एक बहुत सेंसिटिव माना जाता है, और पिछले जब विजन डॉक्यूमेंट पेश कर रहे थे अरविंद पनगड़िया तो वहाँ पर एक बयान उन्होंने दे दिया कि एग्रीकल्चर इनकम को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए, और उसकी वजह से वित्त मंत्री को रशिया में बैठकर स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। वो सरकार के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था। तो ये 2-3 इश्यूज से और पुराने जितने भी इश्यूज हैं उससे एक नीति आयोग की छवि बन गई थी, एंटी पुअर एंटी फार्मर बन गई थी और कॉर्पोरेट प्रो बन गई थी। ये एक इशू है। इसके अलावा जो बातचीत यहाँ सरकारी गलियारों में ये चल रही है कि कहीं ना कहीं जो कैबिनेट एक्सपेंशन होने वाला था उसमें कहीं बातचीत चल रही थी कि अरविंद पनगड़िया को कोई एक पोर्टफोलियो दिया जाए, हालांकि ऑलरेडी उनके पास कैबिनेट रैंक था, तो शायद वहां पर कुछ नेगोशिएशन या फिर कह सकते हैं कि उनको मन माफिक जो चाहते थे वो नहीं मिला। ये हमारी जो यहाँ पर इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं सरकार में, वो बता रहे थे कि अरविंद पनगड़िया चाहते थे कुछ बड़ा कैबिनेट पोस्ट या कुछ मंत्रालय में पोस्ट, वो नेगोशिएट नहीं हो पाया। इसकी वजह से उन्होंने नीति आयोग को छोड़ने का फैसला किया और वापस लौटने का फैसला किया, क्योंकि अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ते तो उनको सबसे पहले एनआरआई के अपने जो कह सकते हैं कि स्टेटस है उसको भी छोड़ना पड़ता, और उसके बाद यहाँ पर उनको जो सरकार में अगर उनको नीति आयोग में कंटिन्यू करना था तो नीति आयोग में कंटिन्यू करते, या फिर उनको कोई मंत्रिमंडल में कोई पोर्टफोलियो दिया जाता तो वहां पर कंटिन्यू करते। तो इस जो उनको ऑफर मिल रहा था मोदी सरकार की तरफ से वो उनके मन मुताबिक नहीं था। तो 2 रीजन यहाँ पे थे जिसकी वजह से अरविंद पनगड़िया यहाँ से वापस जाना पसंद किया। और सबसे बड़ी बात कि उनकी छवि और उनके पूरे जो नीति आयोग को प्लानिंग कमीशन को खत्म करके एक नीति आयोग बनाया गया था, और ये कोशिश सरकार कर रही थी कि जो भी पॉलिसी बने वो बिल्कुल जमीन तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, और सरकार का जो नारा था कि गरीब की सरकार है, किसानों की सरकार है, वो कन्वेज जो चीजें थी वो नीति आयोग नहीं कर पा रहा था। जी, मतलब अरविंद पनगड़िया जो रीजन बता रहे हैं रिजाइन करने का कि एकेडमिक्स की तरफ वापस लौटना चाहते हैं, वो दरअसल इनसाइड स्टोरी नहीं है। इनसाइड स्टोरी इससे भी बहुत ज्यादा डीप रूटेड है।
अश्विनी महाजन जी आपके पास आएंगे, लेकिन सियासी गलियारों में इस वक्त क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही ये भी सुना दे जल्दी से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने तो इस्तीफा दिया, लेकिन उस पर कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोइली और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए पहले। Because he is suffocated. Yes. With this kind of a government, the Niti Aayog they appointed, after demolishing the well-tested, time-tested organization planning commission. Yes, they destroyed that institution. They wanted to create a new institution so that that institution can be a hand-picked institution of this. I don't think Panagrahi can be a hand-picked person. He is an economist of his own standing. He has been totally marginalized. He suffocated himself. Then ultimately he could not bear this and quit. वो तो जाना था ही, क्योंकि वो इस जो उसकी नीति थी हमारे मूलभूत नीतियों के अनुसार नहीं था। कई चीज़ों में उन्होंने सारा हमारे जो संपत्ति है उसको नीलाम करने के लिए उसने सुझाव भी दिया। तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि एनआरआईज़ को लेना बंद करना चाहिए। चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अश्विनी महाजन जी स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हमारे साथ हैं। अश्विनी महाजन जी, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि अरविंद पनगड़िया के कामकाज से, नीति आयोग के कामकाज से आप कभी खुश नहीं रहे हैं। यहां तक कि अगर हम जनवरी समय को ले जाएं तो नीति आयोग के 2 साल पूरा होने पर जो स्वदेशी जागरण मंच है उसने सेमिनार आयोजित किया था, जिसमें जो पूरी प्लानिंग बॉडी है उसके फंक्शनिंग को लेकर बातचीत भी की गई थी। क्या दिक्कतें थी? देखिए स्वाति जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात पर आपत्ति दर्ज करते हुए कि स्वदेशी जागरण मंच सरकार के किसी संस्थान में या थिंक टैंक में किसी प्रकार का दखल करता है, इसके बारे में मैं अपना भिन्न मत व्यक्त कर रहा हूं। अश्विनी जी, हमने कहा नहीं कि दखल अंदाजी, हमने कहा कि शायद कुछ रोष आपने प्रकट किया था या आप नाराज थे। दखल अंदाजी की बात नहीं की हमने। नहीं, इससे पहले जब रिपोर्ट बढ़ी गई थी उसमें बोला गया था। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि हमने जब नीति आयोग बनाया गया प्लानिंग कमीशन को भंग करके, तो उसके प्रियम्बल को लेकर, कि उसके उद्देश्यों को लेकर हमने नीति आयोग का भरपूर समर्थन किया था। और हमारा ये कहना है कि प्लानिंग कमीशन में जिस प्रकार से टॉप टू बॉटम अप्रोच थी, जिस प्रकार से वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच थी, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए नीति आयोग का गठन हुआ। हमने 2 वर्ष तक इंतजार किया, देखा कि नीति आयोग किस प्रकार से काम करता है, और उसके बाद 2 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष की जनवरी 10 को हमने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। उस सेमिनार में देश के जाने माने अर्थशास्त्री शामिल हुए थे, स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए थे, और उसमें ये बात निकल करके आई कि जिस प्रकार का प्रियम्बल तैयार किया गया था नीति आयोग के संदर्भ में, उस प्रियम्बल के अनुसार नीति आयोग को कैसे काम करना था। नीति आयोग को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर काम करना था। नीति आयोग को बॉटम टू टॉप अप्रोच के आधार पर काम करना चाहिए था। तो जब जीएम के बारे में नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो उस समय स्वदेशी जागरण मंच ने अपना ये मत व्यक्त किया कि इसमें राज्य सरकारों से सलाह करनी चाहिए थी। सभी की सभी राज्य सरकारें जीएम के विरोध में थी, जीएम के समर्थन में नहीं थी, लेकिन नीति आयोग ने बिना राज्य सरकारों की सलाह लिए हुए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को दरकिनार करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की, और उसमें ये कहा कि हमें इसमें शामिल करना चाहिए इसको। आप कार्य प्रणाली से यहाँ पर कुछ खुश नहीं थे। जो इस अप्रोच है जो नीति आयोग पेश करता है, उस अप्रोच से ही जो स्वदेशी जागरण मंच है वो इत्तेफाक शुरुआत से नहीं रखता रहा। दूसरी बात स्वाति, दूसरी बात हमने ये कही कि प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप भी नीति आयोग काम नहीं कर रहा था। मेरा यहाँ ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी की ये अपेक्षा थी कि वे नीति आयोग ऐसी नीतियां बनाए जिसके आधार पर दवाइयों की कीमतें कम हो जाएं।
लेकिन नीति आयोग में बैठ करके कुछ अफसरों ने और नीति आयोग के सीईओ ने बैठ करके ऐसा एक मिनट्स तैयार किए कि जिससे जो दवाइयों की कीमतों को कम करने का जो सिस्टम है, जिसको हम एनपीपीए बोलते हैं, एनपीपीए को ही भंग कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने स्टैंड की कीमतों को कम किया। तो दो मुद्दे अश्विनी जी आपने रखा, जीएम क्रॉप्स का मुद्दा और दूसरा जो ड्रग प्राइस रेजिम है उसको कंट्रोल करने के जो सरकार के एफर्ट है। ब्रेक पर जाने से पहले तुरंत राजेश जी, ये जो दो मुद्दे थे इसमें लगातार दबाव बनाते जा रहे थे स्वदेशी जागरण मंच भी और कुछ और जो विंग्स थे, तब लगातार दबाव था। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट आपको लगता है जो दबाव लगातार बन रहा था? बिल्कुल ये ट्रिगर पॉइंट था। जनवरी में इन्होंने जो मीटिंग की थी, इस मीटिंग में जो की गई थी सेमिनार, इसमें नीति आयोग के सारे मेंबर्स को बुलाया गया था, लेकिन इसमें कोई मेंबर नहीं आया था। विवेक देबरॉय जो एक मेंबर है वो थोड़ी देर के लिए आए थे, वो भी जल्दी ही चले गए थे। डे लॉन्ग सेमिनार में वो रुके नहीं थे। तो ये एक मुद्दा था कि नीति आयोग, लेकिन इसमें अगर आप जैसा कि अभी अश्वनी महाजन जी कह रहे थे, अश्वनी महाजन जी ने कहा कि सीईओ ने बैठकर ये ड्रग पॉलिसी को, ड्रग को डीरेगुलेट करने की बनाई थी। तो क्या आपका अश्वनी महाजन जी, हम ये जानना चाहें कि क्या आप चाहते हैं कि अमिताभ कांत जो है सीईओ है वो भी सरकार की पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, या इस हिसाब से पूरी नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए? नहीं, देखिए यहाँ हम व्यक्तियों के बारे में ना ऐसा मेरा ये कहना है कि हम नीति आयोग एज एन इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं। नीति आयोग में जिस प्रकार से नीति निर्माण किया गया, जिस प्रकार की रपट तैयार की गई, वो नीति आयोग के प्रियम्बल और प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं और तो उनकी आपने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था मई में। हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बात नहीं कह रहे हैं। आपने एक पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री को मई में। जी जी। क्या उस पत्र का कोई जवाब आया है प्रधानमंत्री की तरफ से? जी 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 नहीं, प्रधानमंत्री जी ने इसकी इंक्वायरी करने के लिए डीओपी के पास हमारे पत्र को भेजा है। इस बात की पावती हमारे पास आई है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल को हमारा वो पत्र जो है वो भेजा गया है और उसकी इंक्वायरी चल रही है। जी आलोक, पहले से ये लग रहा था कि एक्चुअली अगर हम नीति आयोग की बात करें, आपके पास अश्विनी जी वापस आते हैं। आलोक, एक मल्टीपल पावर सेंटर क्रिएट हो गया था जहां पर एक तरफ जो अरविंद पनगड़िया है वो भी अलग बात कर रहे थे, या फिर अगर विवेक देबरॉय हैं वो भी अलग बात कर रहे थे। कुछ मुद्दे हैं जो कि हमने इनफैक्ट पहले से भी डिस्कस किया। G20 समिट की अगर बात करें तो जब 2016 सितंबर में पनगड़िया गए थे वहां पर, तो उन्होंने कहा था कि हम पेरिस समिट का हिस्सा नहीं, इंडिया पेरिस समिट का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन बाद में जब भारत गया तो उसने कहा था कि हाँ हम इसका हिस्सा बनेंगे। तो एक मल्टीपल डायलॉग भी डिलीवर हो रहा था, मल्टीपल पावर सेंटर भी एक रिप्रेजेंट होकर सामने आ रहा था। ये भी एक समस्या आ रही थी सामने। बिल्कुल, देखिए नीति आयोग को जिस पर्पस से बनाया गया था वो पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा था। और खास तौर से अगर देखें तो जो नीति आयोग की तरफ से जो पॉलिसियां आ रही थी, चाहे वो डाइवेस्टमेंट को लेकर अभी चल रही हैं, तमाम जो डाइवेस्टमेंट के लिए जो सिफारिशें गई हुई हैं, इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स की बात करें तो ये सारे रिफॉर्म्स के इस तरीके से गए हुए थे कि हालांकि राज्यों से बहुत कंसल्टेशन मीटिंग हुई, लेकिन कुछ खास जो सरकार चाह रही थी कि कुछ आउटपुट निकले इस नीतियों की वजह से, वहाँ से कुछ निकल नहीं पा रहा था। सारी गोल मोल पॉलिसियां बन रही थी और डाइवेस्टमेंट को लेकर तो सभी लोग इस बात से नाराज थे कि नीति आयोग चाहेगा तो कुछ भी बेचने के लिए, हर चीज बेचने के लिए उसका रिकमेंडेशन, कोई चीज सरकार के पास रही ना। तो ये तमाम जो चीजें थी, ये सब चीजें लोगों के गले नहीं उतर रही थी और नीति आयोग लगातार हर चीज को बेचने की ही सिफारिश कर रहा था, डाइवेस्ट कर देने की सिफारिश कर रहा था। तो ये सारी चीजें भी नीति आयोग के खिलाफ गई हैं। और ख़ास तौर से जो नीति आयोग के अंदर भी जो कह सकते हैं दो धड़े हैं वहाँ पर, एक धड़ा दूसरे धड़ा के हमेशा एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग जब रिपोर्टिंग करने के दौरान तो हमें मालूम था कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से, तो ये चीज़ें लगातार वहाँ पर कोई भी एक कह सकते हैं एक सुर में, नीति आयोग कह सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन नहीं होकर कई मल्टी एक तरह से कहें कि एजेंसी हो गई थी जहाँ पे हर जगह से अलग अलग चीज़ों को फ्लोट किया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें नीति आयोग के लिए खुद एक इंस्टीट्यूशन भी ठीक नहीं है और साथ ही साथ हो सकता है कि इन्हीं सब चीज़ों से नाराज़ होकर अरविंद पनगड़िया ने यह कदम उठाया है कि उनको नीति आयोग में नहीं रहना हो और सरकार ने उसके बाद उनको रोकने के लिए कई सारे और भी ऑफर दिए होंगे, लेकिन वो ऑफर भी शायद अरविंद पनगड़िया को नहीं पसंद आए हों, इसीलिए उन्होंने वापस 2-3 महीना पहले ही वो पेशकश कर चुके थे कि 31 अगस्त तक ही वो कंटिन्यू करना चाहते हैं उपाध्यक्ष पद पर नीति आयोग के। लेकिन राजेश जी, पनगड़िया जी को कैबिनेट रैंक था लेकिन कैबिनेट मीटिंग में वो अलाउड नहीं थे। ये भी अपने आप में एक काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि
कैबिनेट मीटिंग्स में ही ना वो जाए, और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि उस आयोग के अंदर ही दो फाड़ थे, मतलब कि जो विचारों का मतभेद था जिसकी वजह से जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल, ये कई बार हुआ था। और वो अगर आप देखिए मोंटेक सिंह अहलूवालिया जब तक डिप्टी चेयरमैन थे तो वो हर कैबिनेट मीटिंग में जाते थे, उनको अधिकार था, लेकिन अरविंद पनगड़िया कैबिनेट मीटिंग्स में नहीं जाते थे। दूसरा जो इंटरनली खबर आ रही है वो कि मल्टीपल पावर सेंटर्स हो गए थे। एक तरफ सीईओ थे अमिताभ कांत थे, दूसरी तरफ मेंबर्स जो थे वो अलग अलग भी प्राइवेट ब्रीफिंग मीडिया से भी ब्रीफिंग करते थे और स्टोरीज प्लांट की जा रही थी। कई बार ये सवाल उठा था कि विवेक देबरॉय मीडिया से बात करते थे और बोलते थे एज एन इकोनॉमिस्ट हम बात कर रहे हैं, हम एज अ मेंबर नीति आयोग नहीं बात कर रहे हैं, और हमारे बात तो लेकिन वो बात अल्टीमेटली जाती थी नीति आयोग से निकल के, तो स्टोरीज प्लांट की जाती थी। तो इन सभी चीजों से भी अरविंद पनगड़िया खुश थे, और वो काफी एक लो प्रोफाइल, एक प्रोफेसर एकेडमिक्स में रहने वाले आदमी हैं, शायद वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को नहीं देख पा रहे थे या नहीं साबित कर पाए। तो ये भी एक रीजन था कि जिसके चलते उन्हें लगा कि हमें अब नीति आयोग में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, और इसीलिए वापस वो एकेडमिक्स की तरफ जा रहे हैं। अश्विनी जी, अब तो अरविंद पनगड़िया चले गए, जिन बातों का एक तरीके से आप रोष प्रकट करते थे, अब आप क्या चाहते हैं कि कैसे उपाध्यक्ष नीति आयोग के सामने आने चाहिए, जिनके सामने आप अपनी मांगे सामने रखेंगे? स्वदेशी जागरण मंच का हमेशा से ये मानना रहा है कि देश के नीति निर्धारण में जो संस्थाएं हैं, जो थिंक टैंक हैं, जो सलाहकार हैं सरकार के, वो ऐसे होने चाहिए जो इस देश की मिट्टी में पले बड़े हों, जो इस देश के किसान का, मतलब इस देश के मजदूर का, इस देश के आम आदमी का, इस देश के गरीब का, इस देश के बेरोजगार का मर्म समझते आपके हो। विचारों के हिसाब से वो फिट बैठेंगे? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमें एक ऐसे लोगों को इन सब संस्थाओं में लाना चाहिए क्योंकि मुद्दा देश के विकास का है, मुद्दा गरीब के उत्थान का है, मुद्दा गरीबी को दूर करने का है, मुद्दा बेरोजगारी को दूर करने का तो है। मतलब जो जमीन से जुड़ा हो व्यक्ति हो वैसा ही अगला उपाध्यक्ष होना चाहिए। समय की थोड़ी कमी है। सारे का मर्म समझते हैं। जी अश्विनी जी, ऐसे लोगों को जो फील्ड समझते हो देश का, ऐसे लोगों को सलाहकार बनाना चाहिए। ठीक है राजेश जी, 10 सेकंड में ये जानना चाहेंगे क्योंकि अभी जो नीचे इन लाइन है मेंबर्स हैं, उनमें से आपको लगता है कोई प्रमोट किया जा सकता है या किसी और ही शख्स को एज उपाध्यक्ष के तौर पर लाया जा सकता है जो आरएसएस के नीतियों पर खरा उतरे? देखिए, जो हमें जानकारी मिली है कि सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि किसे नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पे लाना है, लेकिन अभी तक वो नाम डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है। जो बातें चल रही है उसमें 2-3 नाम उभर के आ रहे हैं। ये भी नाम आ रहा है कि जो करंट सीईओ हैं उन्हें या तो प्रमोट किया जाए, या फिर जो रेलवे मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु, उनका नाम भी आया जा रहा है कि उन्हें नीति आयोग में लाया जा सकता है। लेकिन अभी तक कोई कंफर्म खबरें नहीं आई हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि सरकार ने अपना मन बना लिया है, पर्सन का नाम डिसाइड हो गया है। वो अगले समय में इसके बारे में पता चल जाए। डिस्कशन में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खास पेशकश में बस इतना ही।